हेलो प्यारे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है किंग एजुकेशन क्लासेस में। और मैं आपका अपना दोस्त गौरव चौधरी। आइए सॉल्व करते हैं आर्मी जीडी का। ये एक मॉडल पेपर है, इसको सॉल्व करते हैं। पेपर ऐसे ही बेस आता है, इस पेपर पे ही, जैसे मैंने इस पेपर को बनाया है मॉडल पेपर, कुछ इसी तरह का आपका पेपर आता है। आइए स्टार्ट करते हैं। आपके पास समय है 60 मिनट, तो 60 मिनट तो हम लेंगे नहीं, ऐसा कोई पेपर नहीं है। पेपर को आराम से करें और अपना देखें आप में कितनी पावर है। जिस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, मेरे आंसर बताने से पहले आप वीडियो को पॉज करें, अपना आंसर कॉपी पे लिखें, उसके बाद फिर वीडियो स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए आपका जीके का होता है, ठीक है। और सेक्शन ए में सबसे पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो पाकिस्तान की जो राजधानी है, आपको पता है पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। और जो काबुल है, काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। ढाका बांग्लादेश की है और ईरान की तेहरान है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो राष्ट्रपति से नीचे होता है उपराष्ट्रपति, उसका कार्यकाल कितने का होता है? जितना राष्ट्रपति का होता है उतने ही वर्ष कार्यकाल उपराष्ट्रपति का होता है, यानी कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थार मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो थार मरुस्थल, कुछ लोग अफ्रीका लगा देंगे, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? थार कहाँ है? आपके राजस्थान में, यानी कि भारत में स्थित है। थार मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? भारत में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो निम्न में छत्तीसगढ़ की राजधानी आपकी रायपुर है। क्या है? रायपुर है। क्वेश्चन नंबर 5, G7 में कितने देश आते हैं? G7 जैसे नाम से स्पष्ट है, G7 यानी कि इसमें 7 देश शामिल हैं। G7 में 7 देश शामिल हैं। इसमें विश्व की सबसे बड़ी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था वो देश इसमें शामिल हैं। कनाडा है, इंग्लैंड है, इस तरह के देश इसमें शामिल हैं। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश। चाइना पे ऑप्शन टिक न कर दें। चाइना क्या है? एक देश है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश क्या है? प्रदेश क्या है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आलू अनुसंधान केंद्र हर प्रदेश का अलग है। तो ये क्या क्वेश्चन है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो वो आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में है, और शिमला में है आपका बामलोई में, ठीक है। तो आपका केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र हिमाचल प्रदेश शिमला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो की खोज किसने की थी? तो रेडियो की खोज किसने की थी? रेडियो की खोज मार्कोनी ने। रेडियो की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने। आपका सही जवाब है मार्कोनी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कहां पर कागज के नोटों को छापा जाता है? ऐसा कौन सा प्रदेश इसमें वो है जहां पर नोटों को छापा जाता है? तो देखो, नोटों के कागज के नोटों की बात चल रही है, क्योंकि टकसाल अलग होती है जहां पर सिक्के छापे जाते हैं और कागज के नोट अलग छापे जाते हैं। तो कागज के नोट जो आपके छापे जाते हैं वो आपके 4 जगह छापे जाते हैं, जिसमें से यहाँ पर जो आपका आंसर है वो नासिक है, ठीक है। वो आपका क्या है? नासिक है। 4 जगहों पर कागजी मुद्रा को छापा जाता है। हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो इस बात का आंसर आपको सभी को पता होगा कि हरिद्वार गंगा के किनारे बसा शहर है। क्वेश्चन नंबर 11, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी वो जहांगीर के शासनकाल में आई थी, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1600 ईस्वी में हुई थी।
1857 की शुरुआत किस शहर से हुई, यानी 1857 की क्रांति में की जो शुरुआत हुई इसकी, वो कहाँ से हुई? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी मेरठ छावनी से हुई थी, जिसको किसने शुरुआत किया था? मंगल पांडे ने। ठीक है, तो मेरठ आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 13, हवा महल कहाँ पर स्थित है? जबलपुर, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर। तो जो आपका हवा महल है, हवा महल जयपुर में स्थित है। हवा महल जयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, फ्रांस की राजधानी क्या है? टोक्यो, लंदन, पेरिस, स्विट्जरलैंड। तो फ्रांस की जो राजधानी है, फ्रांस की राजधानी है आपकी पेरिस। लंदन आपकी इंग्लैंड की है, टोक्यो आपकी जापान की है। अपनी राजधानियों को क्लियर कर लें। स्विट्जरलैंड एक देश है। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल में आपके कितने खिलाड़ी होते हैं? जितने क्रिकेट में होते हैं। तो फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं और क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। अब आपका सेक्शन बा है, यानी कि आपके यहाँ से GS जनरल साइंस स्टार्ट होती है। हैजा किससे होने वाली बीमारी है? हैजा किससे होने वाली बीमारी? जीवाणु से, विषाणु से? जीवाणु बोलते हैं बैक्टीरिया को, विषाणु बोलते हैं वायरस को। कवक से या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस एबव। तो हैजा की जो बीमारी है वो हैजा आपकी होती है जीवाणु से। हैजा होती है आपकी जीवाणु से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, पेंसिलिन, इसमें लिखा नहीं है, पेंसिलिन कहाँ से प्राप्त की जाती है? निम्न में से कहाँ से प्राप्त की जाती है? पेंसिल नहीं, पेंसिलिन था ये, पेंसिलिन प्रॉपर नहीं लिखा गया। इसकी खोज, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? और पेंसिलिन जो पाया जाता है वो कहाँ से पाया जाता है? कवक से। जैसे कुनैन को सिलिकोना के ब्रश से प्राप्त किया था, छाल से, ऐसे ही पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक दवाई है और जिसको कवक से प्राप्त किया जाता है। आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि पेंसिलिन की खोज एक एंटीबायोटिक दवा है और इसकी खोज किसने की थी। ये कई बार पेपर में आया हुआ सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? कि जहाँ पर आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स को खाया जाता है, कौन खाता है इनको, कौन क्या करता है? तो देखो, आंत है, किडनी है, आमाशय है। आमाशय पेट को कहते हैं, ठीक है। किडनी आपकी गुर्दे को बोलते हैं, आंत पेट के अंदर, और प्लीहा, ठीक है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को। सही जवाब होगा प्लीहा। प्लीहा क्या करता है? जैसे, अच्छा, प्लीहा आरबीसी का क्या करता है? जो मरा हुआ आरबीसी है, यानी कि आरबीसी ने क्या किया, प्लीहा ने क्या किया? आरबीसी को मार दिया। कौन सी आरबीसी को मारता है? जो बूढ़ी हो गई होती है, जिनका, क्योंकि आरबीसी का जो टाइम काल है वो कितना होता है? 120 दिन, ठीक है। अच्छा, अब आरबीसी का टाइम काल है 120 दिन, और जो बूढ़ी हो चुकी हैं उनको क्या करता है? उनको प्लीहा मार देता है। उनको प्लीहा मार देता है, क्योंकि बेकार चीज घूमती नहीं, क्योंकि नई आरबीसी भी तो बननी है। अब प्लीहा उस मरी हुई आरबीसी का क्या करता है? उस मरी हुई आरबीसी का पित्तरस बनाता है, यानी कि उस आरबीसी का जो निचोड़ है आपका, जो उसका निचोड़ है उसका क्या बनता है? मरी हुई आरबीसी का पित्तरस, ठीक है। प्लीहा इसको मारता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु कौन सी है? देखो, इसमें ऑप्शन होगा हाइड्रोजन है, एल्युमिनियम है, पारा है, नोटा है, ठीक है। तो इसमें से बहुत बच्चे किसको क्लिक कर रहे होंगे? हाइड्रोजन को। तो आपको बता दूं, सबसे हल्की धातु हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, एलिमेंट है। देखो, तत्व दो रूप में विभाजित हो जाएगा, धातु में और अधातु में। जब तक हमने उसको बांटा नहीं तब तक हम कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है सबसे हल्की धातु की। तो देखिए, LiTHiUm, ठीक है। Li किसको डिनोट करता है? लाइट, LiGHT,
लाइट। लाइट में क्या होता है? हल्का। कहते हैं ना इसका लाइट कलर है, लाइट वेट है, यानी कि हल्का कलर है, हल्का वेट है। लाइट में प्रकाश भी होता है। यहाँ पर क्या है? लाइट क्या है? एक हल्की चीज को प्रदर्शित कर रहा है। तो एल आई लाइट, और लाई से क्या प्रदर्शित होता है? एल आई से लिथियम। तो लिथियम एक ऐसी धातु है जो सबसे हल्की है, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा नोटा, नन ऑफ दिस एबव। लिथियम सबसे हल्की धातु है। और किस में प्रयोग की जाती है? बैटरी वगैरह आपकी बनाने में लिथियम प्रयोग की जाती है। आगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, तो आपके रासायनिक सूत्र भी आते हैं, इनको भी याद करके रखिएगा। CaClO का होल स्क्वायर, CaCl2, CaO2 या नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, CaOCl का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 21, ऐसे परमाणु जिनका परमाणु भार बराबर होता है क्या कहलाते हैं? भार बराबर होगा तो क्या कहलाएंगे? और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक बराबर है वो क्या कहलाते हैं? तो देखिए स्पष्ट है, जिनका भार बराबर हो, जो चीज भार में बराबर होगी तो क्या बोलेंगे? समान भार की है। समान भार की है तो इसका मतलब संभारिक है, इसका मतलब संभारिक है। और जिनके स्थान बराबर होंगे वो क्या होगी? वो समस्थानिक होगी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? बी। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, आप करते रहें क्वेश्चनों को अपने पेपर पे, अपनी कॉपी पे अपने ऑप्शन लिखते रहें, फिर बाद में देखें आपने कितना किया है, कितना आप में दम है इस चीज़ का। अब जरूर देखें आप कितने पानी में हैं। बिजली की वायरिंग हेतु कौन सी धातु प्रयोग में अच्छी मानी जाती है? जो क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के आते हैं। हमें पता है कि बिजली के लिए सबसे अच्छी जो धातु है वो कौन सी है? वो धातु कॉपर मानी जाती है। तो पता है वायरिंग के लिए भी, जो वायरिंग कर रहे हैं तो वायरिंग वगैरह किस में होती है? आपके ट्रांसफार्मर वगैरह में जो आपके बनाए जाते हैं, वायरिंग करके बनाए जाते हैं उसमें। और घरों की वायरिंग में भी कॉपर का तार सबसे अच्छा प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कॉपर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, मिट्टी में पौधे के उगने के लिए किसका होना अति आवश्यक है? ये उन्हें नहीं है, ठीक है, ये क्या है? ये वाली उन्हें नहीं है, यह उगने के लिए। ठीक है, मिट्टी में पौधे के उगने के लिए किसका होना अति आवश्यक है? तो कौन से पदार्थ का होना, कौन से तत्व का होना आवश्यक है? नाइट्रोजन का, क्योंकि पौधे के लिए आवश्यक जो तत्व है वो नाइट्रोजन है। और पौधे, एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? तो पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में प्रयोग करते हैं, नाइट के रूप में प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर कहाँ पर पाई जाती है? हाथ में, पैर में, कमर में या किसी में नहीं? तो आपका राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का सबको पता होगा, ये हड्डी पैर में पाई जाती है, जांग की हड्डी भी इसे बोला जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, ब्रोमीन क्या है? जो ब्रोमीन है वो एक धातु है या अधातु है? तो ब्रोमीन जो है आपकी वो एक अधातु है। क्या है? एक अधातु है जो रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अकेली एक ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। और ऐसी कौन सी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? पारा। तो पारा और ब्रोमीन एक ऐसे तत्व हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो पारा तो चला जाता है अधातु में और अधातु में आ जाती है ब्रोमीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, अपकेंद्री बल कार्य करता है। एक होता है अभिकेंद्री बल और एक होता है अपकेंद्री बल। जो आपका अभिकेंद्री बल है वो केंद्र की ओर काम करता है, और ये वाला जो है अपकेंद्री बल, ये केंद्र से बाहर की ओर काम करता है। तो इसका आंसर होगा 26 का बी। क्वेश्चन नंबर 27, वैद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा है? ये नहीं पूछा है वैद्युत धारा का मात्रक क्या है, वैद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो देखो एम्पियर इसका मात्रक है और मापने वाला यंत्र अमीटर है। आपका अमीटर है, देखा होगा आपने अमीटर को।
ऐसे करके प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब मीटर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, स्ट्रीट लाइट यानी गलियों की लाइट में परावर्तक के रूप में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो देखो, जो गलियों की लाइट होती हैं, तो इस लाइट में जो होगा, गली में लाइट लगी ऊपर खंबे पे, तो ये इस लाइट का काम क्या है कि पूरी गली में प्रकाश फैलाना, यानी कि प्रकाश फैलना चाहिए, प्रकाश की किरण चारों तरफ जानी चाहिए। ठीक है, तो फैलाने का काम करता है। फैलाने का काम कौन सा दर्पण करता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो फैलाने का काम कौन करता है? उत्तल दर्पण। और किरणों को एक पास एकत्रित करने का काम कौन करता है? अवतल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का प्रयोग किया जाता है बैटरी में कार में दूध भरने में। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो प्रयोग किया जाता है वो बैटरियों में जो अम्ल आता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 30, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो देखो, इन अयस्कों को भी आप याद कर लेना कि किस धातु का कौन सा अयस्क है। तो हेमेटाइट जो है वो लोहे का एक अयस्क है। पारे का क्या है, चांदी का क्या है और एल्युमिनियम क्या क्या है, ये आप अब हमें कमेंट करके बताओगे। सेक्शन सी आपका मैथ स्टार्ट होता है इधर से। ठीक है, कोई खाना 120 लोगों के लिए 40 दिन चलता है, तो उसमें से 40 लोग चले जाएं तो वही खाना फिर कितने दिन चलेगा? तो देखो, ये किस टाइप का क्वेश्चन है कि इतने आदमी किसी चीज़ को, अब एक चीज़ देखिए, 120 लोग 40 दिन में किसी खाने को खा रहे हैं, अगर उसमें से 40 लोग चले जाएं तो खाना और लंबा टाइम चलेगा, ये थी सीधी सी बात है। 40 दिन से ज़्यादा चलेगा ना, क्योंकि 40 लोग चले गए। तो देखो, डाइट सबसे पहले एक ऑप्शन 30 है, 40 दिन चलता है, अभी 30 दिन चला रहा, तो ये तो पहले ही कट गया, क्योंकि खाना पहले 120 लोग 40 दिन चला रहे थे, तो अब 40 लोग उसको, 40 लोग चले जाने के बाद लोग बचे 80, तो 80 लोग तो उसे ज़्यादा लंबे समय चलाएंगे। तो राइट आंसर देखते हैं, इसको कैसे करते हैं हम। आपने वो पढ़ा होगा MDH, M1 D1 और H1। MDH मसाला खाया आपने, H की इसमें जरूरत नहीं क्योंकि आवर इसमें दिए गए होंगे। M2 और D2। देखो, M1 मतलब पहले कितने लोग थे? पहले 120 लोग थे और खाना कितने दिन चल रहा था? 40 दिन। अब लोग 40 चले गए, 40 बचे नहीं, 40 चले गए तो 80 बचे। अब खाना कितने दिन चलेगा? मान लिया X। ठीक है, तो देखो, 40 से ये 2 बार कट गया और 2 से ये 60 बार कट गया, तो 60 किसके बराबर आया? X के। यानी कि अब वो खाना कितने दिन चलेगा? 60 दिन चलेगा। ऐसे क्वेश्चन ही बनता है कि 120 लोग किसी काम को 40 दिन में खत्म करते हैं, उसमें से अगर 40 लोग चले जाएं तो वो काम कितने दिन में खत्म होगा। तो कुछ एक ही प्रकार के क्वेश्चन है। इसके बाद है m+2 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा? जिस पे जो आपका बना हुआ तीरसा, ये होल स्क्वायर है, यानी क्वेश्चन लिखा हुआ है m+2 का होल स्क्वायर, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हमें पता है, आप करके देखेंगे कि ये क्या है, a+b का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा? m² प्लस b² यानी कि 2 दूनी 4 प्लस 2ab, 2a और b, तो 2a क्या है 4 और 2 क्या है m, 2m इंटू 2ab हो गया, क्या होगा 4m। तो इसका आंसर आया m² प्लस 4 प्लस 4m। क्या कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? m² प्लस 4 प्लस m, तो ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, यदि 11 बच्चे की और अध्यापक की औसत आयु 18 वर्ष है, यदि अध्यापक को निकाल दिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है, तो अध्यापक की आयु क्या होगी? देखिए, हम पहले क्या करेंगे, हम टोटल आयु निकाल लेते हैं। तरीके बहुत हैं,
लेकिन एक सीधा सीधा तरीका, बहुत ही आसान जो तरीका है कि 11 बच्चे हैं और एक अध्यापक है। टोटल जो लोग हैं वो कितने हैं, वो 12 हैं। तो हम अगर टोटल एज उनकी अगर निकालें टोटल, तो 12 हैं, तो 12 और प्रत्येक की 18 है एवरेज, तो टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल आपकी 216 साल हो जाएंगे। अब क्या हुआ, हम बाद में देखते हैं जब अध्यापक चला जाता है, जब अध्यापक चला जाता है लोग रह जाते हैं 11 और उम्र प्रत्येक की 17 रह जाती है। तो अब जब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तब आता है 187, 17 एकम 17, 11 से 77 और 77 187, तो 216 माइनस 187 ये बचा आपका 29 साल। यानी कि जो अध्यापक गया उसकी जो औसत उम्र है वो 29 वर्ष है, और जो 33 का जो आंसर है वो होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 34, दो संख्या 2:3 के रूप में है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखो इसको कैसे करेंगे, हम अनुपात को पहले पूर्ण बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, 2 में भी x का मल्टीप्लाई और 3 में भी x का मल्टीप्लाई। अब ये क्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगी, इसमें भी 5 जोड़ देते हैं और इसमें भी 5 जोड़ देते हैं। अब ये अनुपात 5:7 में हो जाता है, 5:7 में हो जाता है। फिर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7 दूनी 14x और 5 या 15x, x इजिकल टू 7 बना 35 5 25, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब हम लेके आएंगे तो x इजिकल टू हमारा आएगा 10 आंसर। अब देखो बड़ी संख्या हमें बतानी है, बड़ी संख्या बतानी है तो बड़े वाले अनुपात में हम रख देते हैं। तो देखो 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, 3 में करेंगे तो 30 आएगा, तो बड़ी संख्या जो होगी आपकी 30 होगी, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेपर को क्वेश्चन करते रहिए और अपने आंसर लिखते रहिए अपनी बुक में, और फिर बाद में देखिएगा कि आपने कितना सही किया, आप कितना स्कोर कर पाए हैं। क्वेश्चन नंबर 35, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 है, लघुत्तम समापवर्तक 420 है, तो उनमें से एक संख्या 20 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसका फॉर्मूला होता है एलसीएम गुणा HCF इजिकल टू फर्स्ट संख्या इनटू सेकंड संख्या। अब देखो 11 गुणा 420 इजिकल टू 20 गुणा x, तो 20 से 0 काट दो और 2 से 21 को काट दो, 11 गुणा 21 बराबर 231, तो आपका ऑप्शन जो होगा, आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। सॉल्व करते रहिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36, 480 का 12% क्या होगा। तो का की जगह गुणा होता है, बस आपने ऐसे को जब आप पेपर कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने पहले पढ़ा है, पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो ये सब चीज़ आपसे आती होंगी। मैं आपको फिर भी समझा के चल रहा हूँ। 480 गुणा 12/100, 0 से 0, 12 × 96 यानी 576, 48 गुणा 12 576/10। जब पीछे से 0 को हटाते हैं तो पीछे से एक अंक छोड़ के ऊपर वाली संख्या में दशमलव लगाते हैं, तो 57.6, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, किसी वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। जब 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल हम जानते हैं, क्षेत्रफल होता है हमारा फॉर्मूला πr², पाई का मान 22/7। चलो इसको सॉल्व करते हैं। पाई का मान 22/7 गुणा r², 21 गुणा 21, 7 या 21, ठीक है, और 3 गुणा 21 की थी 63, और 63 गुणा 22 यह आता आपका 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आपका आंसर कौन सा होगा इसमें, नन ऑफ दिस, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, sin 30 का मान क्या होगा। तो ये तो आपको याद करने वाले क्वेश्चन हैं, साइन कॉस टेन के आपको इनकी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है जानते हैं हम, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। और sin 45 की 1/√2 और 60 की √3/2, याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39,
किसी पुस्तक को दुकानदार 90 रुपये में खरीदता है और उसको 120 रुपये में बेचता है, तो बताएंगे दुकानदार को कितने का लाभ हुआ। तो देखो अगर लाभ की बात की जाए तो 90 की लाकर 120 की बेचने पर 30 रुपये का लाभ हो रहा है, लेकिन लाभ प्रतिशत पूछ रहा है वो, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, यानी कि लाभ उसको 30 रुपये का बटे क्रय मूल्य 90 इंटू 100, 30 या 90, 100/3 यानी कि 33 सही 1/3 या 33.33%, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। 2y - 4x = 24, दो समीकरण दिए हुए हैं रैखिक समीकरण, उनको हमें सॉल्व करके x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे, आपने पहले रखा 2y - 4x = 24, नीचे y के नीचे y, x के नीचे x = 7। अब देखो हमें बराबर करने के बाद एक समीकरण, एक संख्या को काटना है, या तो x को काट दूं या y को काट दूं। तो देखो x को काटूंगा तो ऊपर पहले हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, नीचे वाले समीकरण में 4 का करना पड़ेगा। मैं y काट लेता हूं क्योंकि एक बार ही गुणा करने पर यह चीज हल हो जाएगी। अगर मैं पीछे वाले समीकरण में 2 का गुणा कर दूं तो ये 2y हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज देखिए, ये प्लस का है तो ये कट तो नहीं सकते नहीं, मैं क्या करता हूँ इसको माइनस का भाग दे देता हूँ, तो ये कट जाएगा, माइनस का होगा, ये भी चिन्ह माइनस का हो जाएगा, माइनस के 4x और 6x माइनस के 10x, ये 24 प्लस के माइनस के 14 हो जाएंगे, 7 दूनी 14 हो जाएंगे माइनस के, तो कितना बचेगा 10। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -1। तो आप ऑप्शन में देखें x की वैल्यू -1 किस में है, देखो x पहले पूछ रहा है तो x की वैल्यू ही पहले होगी, y पहले पूछता तो y की वैल्यू पहले होती है। तो x की वैल्यू किस में -1 है, तो ऑप्शन नंबर ए में। बढ़िए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। किसी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बस फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है πr²। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42 है, कितने समय में 450 रुपये 5% की दर से 540 रुपये हो जाएंगे। तो वही आसान सा फॉर्मूला, ब्याज = मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो ब्याज कितनी हुई, 50 रुपये वो, 40 रुपये वो, 90 रुपये ब्याज हुई। ब्याज बराबर मूलधन 450, 5% की दर, समय में मान लेता हूँ t/100। 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, एक जीरो से ये जीरो कट गई, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो इधर पहुंच जाएगी, यानी 20 = 5t। तो t बराबर क्या आ जाएगा, 4 वर्ष। बताइएगा ऐसी कैलकुलेशन आपकी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43, किसी कक्षा में 55% लड़के हैं और लड़कियां 675 हैं, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखो अगर कुल हमें निकालने हैं तो सबसे इन चीज़ों में हमें क्या करना होता है कि कंपेयर करना होता है। अब देखो उधर लड़के दिए हुए परसेंटेज में, इधर लड़की दी हुई गिनती में। हम क्या करेंगे कि लड़की निकाल लेंगे परसेंटेज में और आगे के मान के बराबर रख देंगे। जब 55% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हुई, 45%। लड़कियां कितनी हुई, 45%। तो 45% इज इक्वल टू 675। ठीक है, तो 45 पे तो 100% टोटल बच्चे होंगे, तो 100% क्या हो जाएगा, 100x मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x की वैल्यू को निकल के आएगी 825। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44, 39, 96, 64, 3,69,664 का वर्गमूल क्या होगा। देखो 4 इसका वर्गमूल क्या होता है कि यानी कि हम इसके ऊपर ऐसे करके चढ़ा दें तब इसका हम वर्गमूल निकालें। तो देखो किसी संख्या के पीछे 4 है, जब उसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो उसका आंसर या तो 2 होगा पीछे वाला अंक, या उसका पीछे वाला अंक 8 होगा। क्योंकि देखो हम जब 64 को निकालते हैं 4 पीछे है, जब इसका अंडर रूट निकालते हैं तो 8 आता है। अगर हम 144 का निकालते हैं पीछे 4 है तो इसका 2 आता है। सिर्फ यही 2 अंक संभव हैं। तो ऑप्शन में देखें पीछे 8 या 2 किस में आ रहे हैं, तो देखो 2 तो किसी में आ नहीं रहा है, तो जी खत्म, बचे 2, इसमें भी 8 है इसमें भी 8 है, तो दोनों में से एक सही हो सकता है। वर्गमूल निकाल के भी आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है।
अब देखो 3 लाख आ रहा है, अगर हम 600 प्लस 8 करें और 800 प्लस 8 करें तो देखो 600 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा। 600 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे 6 36 3,60,000, तो ये संख्या 3,60,000 के समथिंग है। अगर 8 का निकालेंगे तो 8 × 2 = 64, 6 लाख के पार चली जाएगी। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है, राइट ऑप्शन आपका 44 है। क्वेश्चन नंबर 45 लास्ट क्वेश्चन है मैथ का, आपके सेक्शन सी का। x 10 15 20 x प्लस x और 30 का औसत 20 है, तो x का मान क्या होगा। यानी कि औसत हम निकालते कैसे हैं, अगर ये संख्या दी होती तो ऑप्शन निकालते हम 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस x प्लस 30 बटा कैसे क्या हो गई 5 = 20। इसका इसमें क्योंकि नीचे 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, 20 500, यानी कि 10 प्लस 15 प्लस 20, 15 10 25, 20 45, 45 और 30 75, 75 प्लस x = 100, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ से 25। बट मुझे ऐसा समझाना नहीं है आपको, बहुत छोटी चीज़ बतानी है। वो क्या, वो ये कि देखो जब आपके अंक हो 5 7 9 11 3, तो बीच वाली जो मिडिल संख्या होगी वो आपका हमेशा एवरेज होगी, और वो एवरेज जब होगी जब सभी संख्याओं में गैप बराबर होगा, अंतर बराबर होगा, सभी में 5 5 का गैप है, तो बीच वाली संख्या आपका हमेशा औसत होगी। अब हमें करना क्या है, x की वैल्यू देखनी है। तो देखो 10 5 15 5 20 5 25, तो x की जगह क्या आ रहा है 25, क्योंकि गैप समान है तो आपका राइट आंसर होगा 25, ऑप्शन नंबर डी। आइए सेक्शन डी पे चलते हैं। सेक्शन डी रीजनिंग स्टार्ट है आपकी, बहुत जानते होंगे, आपने पढ़ी भी होगी रीजनिंग। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, ट्रैक को MCTV कहते हैं तो पॉइंट को क्या कहेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। आपसे नहीं होता तो फिर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसका आंसर आप खुद बताएंगे, मुझे पता चले कि आप लास्ट तक गए हैं वीडियो को देखते हुए या नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है, गाड़ी सड़क समुद्री जहाज, यानी गाड़ी सड़क से जिस प्रकार संबंधित है तो समुद्री जहाज किस प्रकार संबंधित होगा दिए गए ऑप्शन से। गाड़ी सड़क पे चलती है और समुद्री जहाज कहां पर चलेगा, जल में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, 11 जिस प्रकार 120 से संबंधित है तो 13 किससे होगा। देखो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, -1 बराबर 120, 13 का कितना होता है 169, -1 बराबर 168, तो जो ऑप्शन आपका 168 होगा वही राइट आंसर होगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा है यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। गाजर बैंगन मूली चुकंदर, तो देखो गाजर एक जड़ में उगाने वाली फसल है, मूली भी चुकंदर भी, और बैंगन क्या है एक पौधे पे बाहर लगता है, पौधे पे बाहर लगता है, तो इसमें विषम क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले में आपको विषम छांटना है, इसमें से विषम कैसे छांटेंगे। देखो आर के तुरंत बाद क्या आता है, एस आता है, वी के तुरंत बाद डब्ल्यू आता है, सी के तुरंत बाद डी आती है, और टी के तुरंत बाद यू आता है, तो आपका क्या होगा, टी वी गलत है, यानी कि विषम क्या है, टीवी है, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, बताइएगा लोगों से, अपने दोस्तों से, और जो भी चीज़ आपके समझ में ना आई हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत आशीर्वाद होगा हमारे लिए, और हमें थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है कि जिससे थोड़ा सा काम करने में हमें अच्छा लगता है, और हम और ज़्यादा मेहनत करते हैं आपके लिए। और जो भी कमी रहेगी हो तो बताइएगा ज़रूर, मैं उस कमी को दूर करूँगा और आपके लिए कुछ उत्तम करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे मैं विदाई लेता हूँ।